नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि न्यायिक व्यवस्था समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो। इसी प्रावधान का लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए देश के तालुका स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय खोल रखे हैं। जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अनुभवी अधिकारी को सचिव के पद पर नियुक्ति दी हुई है। अजमेर जिले में इस पद पर राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रामपाल जाट हैं, जिन्होंने बताया कि इस कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उन लोगों को दी जाती है जो धन व अन्य अक्षमता की वजह से अपने प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी भी हो सके, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन कानून का पालन कर सके, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति तथा किसी भी श्रेणी की महिला व बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर एवं HIV पीड़ित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानव उद्योग व्यापार या समाज के सताए हुए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था देश के सभी न्यायालयों में उपलब्ध है। इस श्रेणी का पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन फॉर्म पेश करके उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा फोरम सहित सभी अदालतों में निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। सचिव जाट ने बताया कि इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के माध्यम से विधिक साक्षरता अभियान भी चलाया जाता है। साथ ही स्थायी लोक अदालत का भी संचालन इस कार्यालय के माध्यम से संचालित होता है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसकी तारीख राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जाती है और हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक न्यायालय में जाकर वहां के न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं से मीटिंग करते हुए लोक अदालत को सफल बनाने के लिए रूपरेखा व योजना बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण करना है तथा लोगों को न्याय दिलवाना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे योग्य फौजदारी मामलों, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामलों सहित जिन दीवानी मामलों में राजीनामा हो सकता है तथा चेक अनादरण के मामलों को भी निपटाया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से काफी लोगों को राहत मिलती है, इसलिए उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वो अपने विवादित मामलों को लोक अदालत में लेकर जाएं, क्योंकि लोक अदालत की भावना से निस्तारण मामलों की कोई अपील नहीं होती बल्कि विवाद का अंतिम निस्तारण होता है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में लेकर के आया हूँ, जहाँ पर न्यायालय के अलावा जो मामले किस प्रकार से निपटाए जाने चाहिए, सहूलियत के माध्यम से किस प्रकार से मामलों का निस्तारण हो, इसी कंसेप्ट को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपना कार्य कर रहा है। जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अपना कार्य कर रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है कि न्यायालय के अलावा बाहर किस प्रकार से राजीनामे के आधार पर, काउंसलिंग के आधार पर किस प्रकार से प्रकरणों का निस्तारण, उसमें कौन कौन से मामले होंगे और उनमें किस प्रकार से निपटाने की क्या प्रक्रिया रहती है और किस प्रकार से इस मामलों में सफलता मिल रही है। मैं इन सारी बातों के लिए आपको मिलवा रहा हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव माननीय रामपाल जी जाट साहब, जो राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो डिटेल में आपको बताएंगे किस प्रकार से ये संस्था काम कर रही है और क्या क्या लोगों को किस प्रकार से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जी सर, बताएं सर। अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम आता है, लोग उसे सीधे लोक अदालत के नाम से ले जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के 3 मुख्य कार्य, जो लोगों को विधिक सहायता दिया जाना, जनता में विधिक जागरूकता पैदा करना और लोक अदालत का आयोजन करना। इसके अलावा एक विशेष तौर से जो मैकेनिज्म विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनाया जाता है, वो है कि किस प्रकार से अदालत से बाहर अपने मुकदमों का निस्तारण किया जा सके, ताकि अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उनका भार कम हो सके, अदालत अपने समय पे से मुकदमों को गुणावगुण पर बेहतर तरीके से विनिश्चित किया जा सके तथा अनावश्यक लोगों को परेशानी न हो, समाज में सौहार्द और शांति बनी रहे,
इस वजह से अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ये विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य है। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के जो तरीके हैं वो आउट ऑफ कोर्ट यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किस प्रकार से अपने विवादों को निस्तारित किया जा सकता है, जिसमें पहला कार्य है लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं कि राजीनामा योग्य जो प्रकरण है उनको लोक अदालत में रेफर कर दिया जाए, पूर्व हो या अदालत में जाने के पश्चात हो, जिससे लोगों में जैसे वैवाहिक मुकदमे हैं, चेक अनादरण के मुकदमे हैं, भरण पोषण के मुकदमे हैं, फैमिली कोर्ट के मुकदमे हैं, पार्टीशन के मुकदमे हैं, रिकवरी के दावे हैं, रिकवरी की इजराई हैं, आदि ऐसे प्रकरण हैं या राजीनामा योग्य जो प्रकरण हैं जो कि CRPC की धारा 320 में जिनको राजीनामा योग्य बना दिया गया है, उन मुकदमों को लोक अदालत के जरिए बिना किसी औपचारिकता के निस्तारित करवाया जा सकता है। दूसरा है मीडिएशन, मध्यस्थता। अक्सर कहा जाता है कि बीच बचाव करने वाले। आज समाज में इस तरह से अलगाव हो चुका है कि मध्यस्थता सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जागरूक समाज में अक्सर जो भी व्यक्ति मध्यस्थता के लिए आता है उस पर अक्सर आरोप लगा दिया जाता है कि वो उसका पक्ष लेता है, वो उसका पक्ष लेता है। लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण अपने यहाँ पर ट्रेंड मीडिएटर्स रखता है, जिसमें कुछ न्यायिक अधिकारी भी हैं, कुछ अधिवक्ता भी हैं जिनकी 20 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो चुकी है। वो किस प्रकार से दोनों पार्टियों को फैसिलिटेट करके दोनों पार्टियां उसमें अपना निर्णय खुद करती है। वो किसी प्रकार से कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाते हैं, केवल सामान्य हिसाब किताब करके। विशेष तौर से लेन देन के मुकदमे हैं, व्यापारिक मुकदमे हैं, गुड्स और के मुकदमे हैं, इनमें कोई ज़्यादा विवाद नहीं रहता, लेकिन लोगों में गलतफहमी होने की वजह से और अस्पष्ट उनके बीच एग्रीमेंट होने की वजह से वो विवाद पैदा होते हैं। लेकिन उनको सुलझाए जाने के लिए मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कोर्ट में जाए बिना भी या कोर्ट में जाने के पश्चात भी मीडिएशन में रेफर करवा के उनको निस्तारित करवाया जा सकता है। काउंसलिंग है कि दोनों पक्षों को बिठाया जाकर उनसे वार्तालाप की जाए, उनकी मुख्य समस्या क्या है, उनका मूल झगड़े का कारण क्या है, विवाद का कारण क्या है। हो सकता है कि उनका विवाद का कारण नहीं रहा हो, लेकिन कुछ गलतफहमियाँ हो, तो उनके आपस में बीच में काउंसलिंग करके सुलह मशवरा करा के सुलह समझाइश करा के काउंसलिंग के जरिए भी राजीनामा करवाया जाता है। आर्बिट्रेशन में का प्रोसेस है वो विधिक रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा रेफर किए जाने पर आता है। वरना इसके अलावा यदि अपने किसी लेन देन के मामले में, अपने किसी एग्रीमेंट में अगर आर्बिट्रेशन क्लोज दिया हुआ है कि हम हमारे बीच में हुए विवाद को तीसरे पक्षकार द्वारा निपटाना चाहते हैं, तो वो विवाद भी आर्बिट्रेशन के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपको कुशल जो अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से निपटाए जाने का प्रयास किया जाता है। ये सारा प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि कोई व्यक्ति 5 साल मुकदमा चलाकर भी डिग्री प्राप्त करता है, वो यहाँ पर केवल 2-4 दिन या विदिन 1 मंथ या 2 मंथ में उनको एक बाध्यकारी डिग्री अवार्ड दे दिया जाता है, ताकि केवल मात्र जो अवार्ड को एग्जीक्यूट करवाया जाए वही कार्य शेष बचता है, बल्कि अदालत की कोई प्रक्रिया शेष नहीं बचती है। तो मेरा ये कहना है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये कोर्ट का एक अल्टरनेट भी है, सब्स्टिट्यूट भी है और पब्लिक को राहत देने का एक माध्यम भी है। आपको क्या लगता है इसमें लोगों की जागृति धीरे धीरे बढ़ रही है या? बिल्कुल, लोगों की जागृति बढ़ती जा रही है। आज व्यक्ति अदालतों में अपना समय जाया नहीं करना चाहते, बेवजह से कोर्ट फीस नहीं देना चाहते, महंगे वकील हायर नहीं करना चाहते, वंचित वर्ग है उसके पास पैसा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण उनके लिए एक अच्छा माध्यम है और जागरूकता के द्वारा हम इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं और लोग इसकी सहायता भी लेते हैं। धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशन पर भारतीय जनता पार्टी भिनाई व नागोला मंडल ने संयुक्त रूप से उपखंड कार्यालय भिनाई पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए अतिरिक्त भार को निरस्त करने के लिए दिया गया। एक तरफ सरकार बिजली की दरों को कम करने व बिलों में छूट करने का बिजली माफ करने की घोषणा ही कर रही है, दूसरी तरफ सेवा शुल्क के नाम पर 4 गुना 10 गुना पैसा वसूल कर रही है। राहत कैंप चलाकर आम आदमी का स्वाभिमान का मर्दन कर रही है, क्योंकि जो योजनाएं राजस्थान की सरकार ने की है धरातल पर किसी भी योजना का उपयोगी साबित नहीं दिख रहा है तथा थोथी घोषणाएं करके इस कड़कड़ाती धूप में आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। राहत कैंप के नाम पर अपनी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है और राहत कैंप के नाम पर सरकार के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के निर्देशन पर संपूर्ण जिले में उपखंड स्तर पर और विधानसभा स्तर पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम इन सभी बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया। महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सब जगह आम जनता में त्राहिमाम हो रही है और यह सरकार अपने सत्ता के नशे में मदहोश होकर आम आदमी का खून चूस रही है। इसका भाजपा पुरजोर विरोध करते हुए बिजली के बढ़े हुए सरचार्ज को खत्म करना व इस गर्मी के मौसम में आम आदमी तक पानी पहुंचाने का काम करने के लिए ज्ञापन दिया। इसी प्रकार भिनाई तहसील को अजमेर जिले में रखने के लिए ज्ञापन दिया, क्योंकि भिनाई तहसील की 13 से 15 पंचायत हैं ऐसी है जो अजमेर जिले के ही रहना चाहती है तथा उनको भौगोलिक रचना में भी अजमेर में ही आती है। जो सरकार ने केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा कर भिनाई तहसील को केकड़ी में मिलाने का जो निर्णय लिया, आम आदमी उसके खिलाफ है। भिनाई की 13 पंचायत हैं बांदनवाड़ा, राताकोट, एकलसिंगा, कराटी, छछुंद्रा, धातोल, सोबरी, कुम्हारिया, सिंगावल, पंडागा, देवरिया, ये सभी पंचायतों का अजमेर से सीधा लिंक है, आने जाने के सीधे साधन उपलब्ध है, किंतु केकड़ी जाने के लिए उचित साधन भी उपलब्ध नहीं है और भौगोलिक दृष्टि से भी अजमेर में ही उचित लगती है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर यह भी निवेदन किया गया कि उक्त पंचायतों को जिला अजमेर में ही रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा व नागोला मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, भिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष वर्मा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार, कैलाश लांबा, सूरज करण गुर्जर, नारायण शर्मा, विष्णुजी शर्मा बरली, सूर्यदेव सिंह महामंत्री नागौला, नागेंद्र सिंह महामंत्री भिनाई, अशोक जाट कराटी, गुमान सिंह रावत, तेजेंद्र सिंह, दीपक तिवारी, राजकुमार जोशी, ऋषि दोसाया, रामदेव जी, मंगल गुर्जर, रामचंद्र सिंह, रोडूलाल, महावीर, राजवीर सिंह गुर्जर, मंजेश आचार्य, श्याम जी मिश्रा, रविंद्र नायक, सैनिक प्रकोष्ठ के चांद सिंह गोहिल, कमल कुमार, अमर सिंह राठौर व अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पानी की समस्याओं को दूर करने का कहा। भिनाई में जोशी मोहल्ला, मेहता मोहल्ला, सदर बाजार, खटीक मोहल्ला, आचार्य मोहल्ला, इमाम चौक, बड़ी गुवाड़ी में समय पर लाइन नहीं खोलना व सप्लाई पूरी नहीं देने से ग्रामीण परेशान है। वह गांवों में टैंकरों से पानी की सप्लाई करने से भी निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया कि वह आज ही लाइनमैन को संपूर्ण पानी देने की व्यवस्था कर आएंगे तथा गांव में टैंकरों से पानी उपलब्ध कराएंगे। तत्पश्चात मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। नेशनल हाईवे 48 पर स्थित बांदनवाड़ा कस्बे में स्थित बस स्टैंड पर रोडवेज बसों के नहीं आने तथा यात्रियों को बाईपास पर उतारने की वजह से होने वाली परेशानी को देखते हुए कस्बे के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने शहर की स्थायी लोक अदालत में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर व मुख्य प्रबंधक को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका प्रस्तुत करते हुए रात्रि में बाईपास पर उतारने को लेकर क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की थी तथा रोडवेज की सभी बसों को बस स्टैंड पर ठहराव करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि 6 लेन निर्माण के बाद से ही रात्रि में निकलने वाली सारी बसें तथा दिन में निकलने वाली अधिकांश बसें बस स्टैंड पर आने की बजाय बाईपास से निकलने लगी थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में निगम के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से निगम के अधिकारियों के खिलाफ याचिका प्रस्तुत कर बसों को बस स्टैंड पर ठहराव के आदेश जारी करवाने की मांग की गई थी। याचिका प्रस्तुत करने के बाद बांसवाड़ा डिपो के मुख्य प्रबंधक व जयपुर के सीएमडी ने आदेश जारी कर सभी बसों को निर्धारित बस स्टैंड पर रोकने के निर्देश जारी कर दिए, जिस पर आज रोडवेज के अधिवक्ता ने जवाब के साथ उक्त दस्तावेज पेश किए। इस पर आज अधिवक्ता मनोज आहूजा ने इसी आधार पर प्रकरण को वापस लिया। एडवोकेट आहूजा ने बताया कि अब यदि किसी ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो वो भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होगा तथा कोई भी व्यक्ति इसके लिए कार्यवाही कर सकेगा। कस्बे से होकर के 6 लेन निकलने के पश्चात से रोडवेज की काफ़ी बसें बाहर से निकलती थी, रोडवेज बस स्टैंड बनी आ रही थी। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश रात्रि में निकलने वाली बसें हाईवे से बाहर से निकल रही थी, जिससे काफ़ी यात्रियों को परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर के यहाँ स्थायी लोक अदालत में एक मैंने परिवार पेश किया था। उस परिवार के पश्चात बांसवाड़ा डिपो द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि सभी बसें बांदनवाड़ा, इवन विजयनगर और गुलाबपुरा के अंदर से निकलेगी
तत्पश्चात हेड ऑफिस से भी आज ये आदेश पेश किया गया है, जवाब दिया गया है रोडवेज की तरफ से कि भाई आप ये सारी बसें भविष्य में अंदर से निकलेगी, इस प्रकार का आदेश जब पत्रावली में आ गया। चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट मेन ये था कि भाई बसें अंदर से आए, कंडक्टर से कोई छोटा मोटा विवाद था, वो महत्वपूर्ण इशू नहीं था। मेन इशू ये था कि भाई बसें अंदर होकर आने जानी चाहिए। तो रोडवेज की तरफ से भी आज पॉजिटिव जवाब इस प्रकार का दिया गया है कि भाई सर डिपार्टमेंट द्वारा आदेश जारी किया गया, उसकी पालना की जाएगी। मैं समझता हूँ हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, तो इसलिए आज लोक अदालत में SI लोक अदालत में मेरी तरफ से जो प्रकरण पेश किया गया था उसको आज विड्रॉ कर दिया गया। धन्यवाद। केकेडी जिले में सरकार द्वारा विशेषाधिकारी के रूप में IAS अधिकारी की नियुक्ति के बाद अब जिले के आधारभूत संरचना के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। केकेडी जिले के OSD खजान सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन ही सरकार से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर जिले को मूर्त रूप देने के लिए रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं। गुरुवार को IAS अधिकारी खजान सिंह ने यहां पंचायत समिति के सभा में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक ली तथा विशेषाधिकारी IAS खजान सिंह ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से नवीन प्रस्तावित जिले की आधारभूत संरचना पर चर्चा की। बैठक में जिला के मुख्यालय पर जिला कलेक्टरेट के लिए अस्थायी भवन को चिन्हित करने सहित अन्य विभागों के जिला स्तर के कार्यालय खोलने व उनके भवन को चिन्हित करने के लिए चर्चा करते हुए सभी विभागों को जिला स्तर के कार्यालयों के प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में कलेक्टरेट के लिए चयनित भवन के अतिरिक्त अन्य भवनों को चिन्हित करना तथा उनके संचालन के लिए मानव संसाधन का आकलन करना तथा टेक्निकल एस्टीमेट तैयार करने पर चर्चा की गई। वहीं नवीन प्रस्तावित जिले के संबंध में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक आवास के लिए अस्थायी भवन चिन्हित करने पर चर्चा की गई। फिलहाल अस्थायी तौर पर बनाए कार्यालयों में ही होगा जिला कार्यालयों का संचालन। बैठक में IAS अधिकारी खजान सिंह ने बताया कि जिला स्तर के सभी कार्यालयों के निर्माण में समय लगेगा। भूमि चिन्हीकरण के बाद सभी आवश्यक कार्यवाही करने के बाद निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। विभागों के कार्यालयों के निर्माण में समय लगेगा, इसलिए फिलहाल जिला स्तर के कार्यालयों के लिए वर्तमान में केकेडी जिले में संचालित ब्लॉक स्तर के विभागों में कुछ मॉडिफाई करवाकर जिला कार्यालयों का संचालन करवाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देशित किया वे एक प्रस्ताव बनाए जिसमें मानव संसाधन से लेकर विभाग के संचालन के लिए आवश्यक फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टेशनरी वाहन आदि आंकलन करे। साथ ही वर्तमान में संचालित कार्यालय में जरूरत हो तो कुछ निर्माण का कार्य भी करवाना हो तो उसकी भी जानकारी उपलब्ध करवाए। बैठक में नवीन प्रस्तावित जिले के लिए कलेक्टरेट कार्यालय एवं अन्य विभागीय कार्यालय के लिए आवश्यक अधिकारी कार्मिकों के पदों का आंकलन तथा पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति, पद सृजन के संबंध में कार्य योजना बनाए जाने की चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, सावर उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू, सावर विकास अधिकारी सीताराम मीना, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। शहर के भामाशाह ताराचंद जैन ने गुरुवार को जिला अस्पताल प्रशासन को हेमोडिलासिस यूनिट को वाटर डिस्पेंसर व 51,000 रुपये भेंट किए हैं। शहर के ताराचंद जैन का हेमोडियालिसिस पिछले मार्च 2020 से सप्ताह में 3 दिन किया जाता रहा है। जिला अस्पताल हेमोडियालिसिस यूनिट से प्रभावी होकर भामाशाह ताराचंद जैन द्वारा हेमोडियालिसिस यूनिट को 51,000 रुपये प्रदान किए हैं तथा मरीजों की सहायतार्थ एक वाटर डिस्पेंसर संस्थान को प्रदान किया गया है। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राजपुरी, उपनियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय व हेमोडियालिसिस नर्सिंग अधिकारी विनोद शर्मा, कोमल परिहार, प्यारेलाल मीना, कमलेश नामा, सुनील बोयत ने भामाशाह ताराचंद जैन का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। जिला अस्पताल प्रभारी डा. गणपत राजपुरी ने बताया कि जिला अस्पताल में विधायक डा. रघु शर्मा के अथक प्रयासों से जिला अस्पताल में हेमोडियालिसिस यूनिट की स्थापना 9 दिसंबर 2019 से अब तक 1520 डायलिसिस विजिट गुर्दा रोगियों को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। कोरोना की भीषण महामारी में भी हेमोडियालिसिस लगातार जारी रही। उन्होंने बताया कि विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से विधायक कोष से 2 हेमोडियालिसिस मशीन यूनिट में स्थापित कर सेवाएं लगातार जारी हैं। हेमोडियालिसिस यूनिट में कुल 4 मशीनें स्थापित होने से लगभग 14-15 गुर्दा रोग से पीड़ित मरीजों की प्रतीक्षा सूची को आगामी दिनों में शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। इस यूनिट की स्थापना से पीछे 4 वर्षों से दूर दराज से आने वाले मरीजों का डायलिसिस कर निदान किया जा रहा है।